साहित्य के पाठकों को रमेश मीना का सादर नमस्कार। हम आदिवासी उपन्यासों का विश्लेषण करते हुए अब आप देख रहे हैं खुले गगन के लाल सितारे और लोक बाबू का बस्तर बस्तर उपन्यास। ये दोनों ही उपन्यास आदिवासी पृष्ठभूमि को उजागर करते हैं, जैसे कि अन्य 12 उपन्यास जिनके बारे में आप पिछले वीडियो सुन करके रूबरू हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हम पठार पर कोहरा की तुलना कर चुके हैं ग्लोबल गांव के देवता से, और अब हम एक विशेष संदर्भ जिसका टाइटल देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदिवासी नक्सलवाद या आदिवासी और सलवा जर्डू क्या रिश्ता है। बहुत सारे विद्यार्थी, युवा, पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता नहीं है कि नक्सलवाद क्या है। और सलवा जर्डू अगर पूछ लिया जाए, जो पिछले दशक की मुख्य समस्या थी 12-15 साल के बीच में, सलवा जर्डू जिस तरह से उभर करके आया, उसके लिए ये कहा जा सकता है कि आदिवासी दो पार्टों के बीच में पिसते हुए दिखाई देते हैं। आदिवासी के हमदर्द, व्यवस्था और दादा सभी अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। आदिवासी इनके बीच में पिसता हुआ नजर आता है। ये हकीकत है। समाजरूम और नक्सलवाद के बीच में एक व्यवस्थागत कड़ी जो पैदा की गई थी, इस बात को उजागर करते हैं उपन्यास बस्तर बस्तर और खुले गगन के लाल सितारे। इसके अलावा तीसरा उपन्यास और है रेड जोन, विनोद कुमार का, जो खुद पत्रकार रहे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इन दोनों उपन्यासों में पत्रकार की भी एक भूमिका है। शायद साहित्यकार, उपन्यासकार ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं कि आदिवासियों की कोई भी समस्या बिना संवाद के हल नहीं हो सकती, या सही तरह से सरकारी इमदाद उन तक पहुंच रही है या बीच में ही लूट ली जा रही है। और यही कारण है कि वह नक्सलवाद है। और नक्सलवाद बनाम आदिवासी के बीच में एक तीसरी कड़ी समाजरूम जो उभर करके आया, जिसके बारे में बस्तर बस्तर पूरी तरह से केंद्रित होता है। तो चलिए हम इन दोनों उपन्यासों की शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि इन दोनों उपन्यासों में आदिवासी है, बीहड़ और नक्सल परिवेश को साकार करते हुए दिखाई देते हैं। बस्तर उपन्यास की शुरुआत जिस तरह से होती है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उपन्यास आदिवासियों पर केंद्रित है, लेकिन आदिवासी किस तरह से नक्सलवाद से प्रभावित है, इस बात को यहाँ बाकायदा दिखाया गया है उपन्यास की शुरुआत से। शुरुआत का शब्द है टपका साले को, मुखबिर है साला। टपका यानी मार दिया जाए, गोली से उड़ा दिया जाए, ये शब्द है नक्सली का उसके लिए जो उनका मुखबिर हो सकता है, पुलिस को सूचना देता है। और पुलिस भी इसी तरह की भाषा में बात करती है। पिसता कौन है? आदिवासी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बस्तर बस्तर में एक खूबसूरत प्रेम कथा आदिवासी नायक और नायिका की भी चित्रित की गई है। नायिका का नाम रघु, जिसकी आंखों पर पट्टी बांध करके नक्सली पकड़ करके जंगल में ले जाते हैं और जंगल दर जंगल भटकता रहता है। उसकी प्रेमिका इरमा, इमामी इरमा, उससे भी नक्सली जिस हालात में देखते हैं,
पुलिस और आर्मी के द्वारा जिसका रेप कर दिया जाता है और वो खुद फिर नक्सली हो जाती है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि ये उपन्यास बस्तर पर आधारित है। बस्तर के आदिवासियों की उस समस्या, उस नब्ज को पकड़ता है कि समस्या कहाँ है। खुले गगन के लाल सितारे को अगर हम देखते हैं तो पिछला वीडियो आपने हाल ही में देखा ही है, इसमें नक्सली पुलिस और आदिवासी का संबंध देखने को मिलेगा, लेकिन आदिवासी हाशिए पर नजर आते हैं, लेकिन बस्तर में आदिवासी केंद्र में होते हैं। बस्तर में सलवा जुडूम एक और शब्द है जो नक्सलवाद से मुक्ति के लिए लाया जाता है, लेकिन उसका हास्र भी अच्छा नहीं होता। आदिवासी पिस रहे थे, अब बुरी तरह से पीसे जाते हैं। पत्रकार दोनों उपन्यासों में होते हैं जो नक्सलियों से मिलकर के खास आर्टिकल लिखना चाहता है। वो ऐसा आर्टिकल, वो ऐसी बात जो दबी हुई है, छुपी हुई है, जिस तक कोई पहुंच नहीं पा रहे, उसके लिए वो रघु के साथ दोनों मित्र हो जाते हैं। पत्रकार के साथ रघु एक कमरे में रहता है और जब पहली बार खबर लगती है कि इरमा घर नहीं पहुंची, लापता है, तो रघु अपने गांव पहुंचता है और उसके साथ पत्रकार ये सोच करके चलता है कि चलिए मैं वहाँ नक्सली क्षेत्र में कौन ले गया उसे, और इसी बहाने में देखूंगा कि नक्सलवाद का क्या असर है क्षेत्र में, मैं एक आर्टिकल निकाल कर लाऊंगा। इस तरह से पत्रकार रमेश वहाँ पहुँचता है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि रेड जोन उपन्यास जिस उपन्यासकार के द्वारा लिखा जाता है वो खुद ही पत्रकार रहे हैं। एक धरातल पर पत्रकार का प्रवेश यहाँ होता है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बस्तर के आदिवासी किस तरह से प्रकृति प्रेमी और उत्सव धर्मी है, इस बात को एक गीत से जो बस्तर में चलता है उसको सुना देता हूँ। इससे प्रकृति प्रेम और आदिवासियत का पता चलता है। वो जब अकेले रह जाते हैं, एक अकेला प्रेमी किस तरह से गाता है घोटुल में, या घोटुल का भी चित्रण हुआ है, जबकि खुले गगन में इतना अवसर नहीं था कि घोटुल और आदिवासियों की जमीनी सच्चाई सामने आए। तो बस्तर का ये गीत है, वीर पोंडो पंडो रोमो रोमो, वीर पोंडो पंडो रोमो रोमो, कोरक पहची वाइकम सांगो, मिया वाई वाई पंच तोरक सांगो, कोरक हाई वाइकम सांगो, मिया वाई वाई हाई तोरर सांगो, हुर्री तासी वाइकम सांगो, मिया वाई वाई हुर्री तस तोरब सांगो। अभी आपके समझ में नहीं आया सो मैं इसका हिंदी अनुवाद किए देता हूँ। ये गीत गोंडी भाषा का है। वीरपोंडो के जंगल में रोमों की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ हम पेड़ों की डालियाँ काटने आएंगे, तुम्हारे आने से पहले हम शाखाएं काट डालेंगे, हम शाखाओं को आग तुम्हारे आने से पहले लगा देंगे। यह टेप की तरह तुम्हारे बार बार आ रहा है, इसमें गहरा रहस्य व विडंबना निहित है कि जंगल अधिकारी जब आएंगे उसके पहले ही हम जंगल काट लेंगे, जंगल की डालियां काटेंगे और जलाओ लकड़ी ले आएंगे और फुरंगियाँ जो बचेगी उसमें आग लगा देंगे तुम्हारे आने से पहले। यानी किस तरह से जंगल अधिकारी उनका शोषण करते हैं, जंगल काटने वाले उनकी निगाह से बच जाते हैं। जो ट्रक भर के जंगल से लकड़ियां ट्रक भर भर के पास कर देते हैं, और वो जो जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जाते हैं उनकी कुल्हाड़ियां छीन ली जाती है।
इसलिए ये गीत बना है कि हम तुम्हारे आने से पहले पहुंच जाएंगे, लकड़ी काट लेंगे और लकड़ी लेकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से हम, ये गीत है बस्तर बस्तर उपन्यास का। इसमें रघु और इरमा की प्रेम भरी कहानी है। नक्सल क्या है ये दोनों उपन्यासों में बखूबी बताया गया है, लेकिन आदिवासियत जिसे कहते हैं, इरमा जब बकरी चलाती है और उसके घर वाले उसे स्कूल में भर्ती करते हैं। घर वाले चाहते हैं कि शिक्षा का उजाला आए, जिस तरह से पिछली बार हमने बात की थी पठार पर कोहरे की कि शिक्षा के बिना अंधेरे में है आदिवासी। और यहाँ आदिवासी लड़की को पढ़ाने के लिए शहर में उसका एडमिशन कराया जाता है और इसका अच्छा खासा उपन्यास में चित्रण वर्णन किया गया है। लेकिन नियति उसे कहाँ ले जाती है कि एक दिन वो बकरी चराते चराते बकरी को खोजते खोजते एक झाड़ी में देखती है कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में बेहोश पड़ा हुआ है। उसे वो पानी पिलाती है, वो डर सी जाती है और उसके बीच में वो संवाद होता रहे। एक दिन नियति उसे उन्हीं नक्सलियों के बीच में पहुंचा देती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आदिवासी पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास किस तरह से नक्सली समस्याओं से आबद्ध है। यहाँ मीडिया और पत्रकार के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, इसके बारे में बहुत ही वैसी ही दुर्घटना इस पत्रकार के साथ घटती है और उस विडंबना को सामने लाती है, साकार करती है। जिस तरह से पठार पर कोहरे का टीचर शिक्षा का उजाला फैलाने के लिए आदिवासियों के बीच में जाता है और इसको खोजता हुआ पूरे गांव में भटकता है, लेकिन उसे स्कूल खोजने पर भी नहीं मिलता। तब वह स्कूल चलाता है रंगेनी के घर में, जिसे डायन घोषित कर दिया जाता है। आदिवासी बाहर निकाल देते हैं, वहाँ बैठ करके बच्चों को पढ़ाता है और लोग नहीं चाहते हैं, आदिवासी गैर आदिवासी नहीं चाहते कि आदिवासी पढ़ सके, इसलिए उससे उन गैर आदिवासियों को लगता है कि ये हमारी व्यवस्था में खलल डालने वाला है, इसलिए उसे गले को रेत दिया जाता है, मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही बस्तर बस्तर उपन्यास में तब होता है जब रघु अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए खोजता खोजता जब उसे खबर लगती है कि वो नक्सली बन चुकी है, पहले तो डरता है। ये खबर पत्रकार को भी लगती है और एक दिन वो मोटरसाइकिल से गुजर रहा था तो उसे अगवा कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस की मुठभेड़ में वो छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस वालों को जब भनक लगती है तो उसे मुखबिर बना करके उसके जूतों में चिप डाल करके छोड़ दिया जाता है, ये पता चलने पर कि ये नक्सलियों से मिलना चाहता है, अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है। इसको मोहरा बना करके, मुखबिर बना करके हम इसके माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं और सफाया कर देंगे। बात यहां तक नहीं ठहरती है और इसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी जन्म लेती है। इस अर्थ में खुले गगन के लाल सितारे एक आधा अधूरा उपन्यास ठहरता है। वो पूरी तरह से नक्सली समस्या पर आधारित है। यूं बस्तर बस्तर की शुरुआत भी नक्सलियों से होती है और मध्य तक और अंत तक भी नक्सली होते हैं। खुले गगन के लाल सितारे के बारे में जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि शुरुआत और मध्य तक
नक्सली समस्या है वो मध्यांतर के बाद अंत में उसमें जैन धर्म वाले या उसकी प्रेमिका, किसकी प्रेमिका, खुले गगन के लाल सितारे में साक्षात्कार पद्धति का उपयोग किया गया है। 1/3 हिस्सा साक्षात्कार से है और साक्षात्कार भी एक नक्सली से लिया जाता है। गोविंद दास से साक्षात्कार लिया जाता है और इस साक्षात्कार से नक्सलियों की समस्या सामने आती है। गोविंदा अपनी आप बीती सुनाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले क्रूरतम व्यवहार करते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि ये नक्सली है तो उनको पकड़ेंगे, उनकी आंखें तक निकाल देंगे। इस तरह से क्रूरता की हदें पार कर जाते हैं। यहाँ भी इंद्र और मणि जो कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों आपस में मिलते हैं तो इंद्र नक्सली बन जाता है और धीरे धीरे भूमिगत हो जाता है। जो जो इंद्र भूमिगत होता है मणि उसकी खोज खबर लेती है और उसे एक तरह से जैसे रहस्यमय ये बात उस प्रेम कहानी से भी जुड़ती है रघु और इरमा की, कि वो भी उसकी प्रेमिका से नहीं मिल पाता और यहाँ प्रेमिका नक्सली हो चुके इंद्र से नहीं मिल पाती। दोनों ही रहस्यमय हो जाते हैं। इस तरह से देखकर के ऐसा लगता है कि एक ही धरातल पर कहानी जैसे चल रही हो। फर्क क्या है ये भी अंत में समझेंगे, पहले कहानी की कुछ खास खास बातें समझ ली जाए। तो बस्तर में इरमा और रघु प्रेमी प्रेमिका है, तो इधर इंद्र और मणि खुले गगन के लाल सितारे में है। मणि नक्सलियों के बीच में तीसरे के माध्यम से पहुंचता है और इधर रघु को नक्सली अगवा कर लेते हैं और किसी तरह से छूट जाता है तो पुलिस मुखबिर बना लेते हैं और उसके जूतों में चिपक करके छोड़ देते हैं कि तुम जाओ और तुम्हें मंथली पैसा भी दें। यहां पर यह कह सकते हैं कि यात्री की तरह देखा गया है आदिवासियों को खुले गगन के लाल सितारे में। मणि जब पहली बार वन की यात्रा करता है और नक्सलियों के बीच में पहुंचता है तो जंगल को पहली बार देख रहा होता है, तो इसमें ऐसा लगता है कि लेखिका भी जैसे उस जंगल को पहली बार देख रही है और आदिवासी जैसे यात्री की निगाह से देखे जाते हैं। तो ये एक ऐसी परिघटना जिसको लेकर के हम बात करेंगे और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा नजरिया आदिवासी समस्याओं को सरकारी अमला सुलझाने के बजाय किस तरह से उलझाता है, ये चीज़ हर उस उपन्यास में उभर करके आएगी, चाहे वो बस्तर बस्तर हो, खुले गगन के लाल सितारे हो या रेड जोन हो या फिर जो अब तक 3-4 कहानियाँ लिखी गई है, लंबी कहानियाँ, उससे भी ये साबित होता है। और बस्तर बस्तर में खास करके उभर करके आया है कि समस्याओं का समाधान गोली से नहीं हो सकता, चाहे वो पुलिस की गोली हो या नक्सलियों की गोली हो या समाधान के लिए लाया गया सलवा जुलूम हो। मैं थोड़ी देर के लिए सलवा जुलूम की बात कर लूँ कि ये सलवा जुलूम क्या होता है, वरना बात ही बात में ये विषय भी रह जाएगा। नक्सलवाद तो इसलिए समझ में आ गया होगा कि खुले गगन के लाल सितारे हो या बस्तर बस्तर या रेड जोन या कुछ कहानियाँ हो या आज से 10-15 साल पहले जनसत्ता में लगातार नक्सल और नक्सलियों की विचारधारा को लेकर के और सरकार की नीतियों को लेकर के पुण्य प्रसून वाजपेयी और भी बहुत सारे पत्रकारों ने लंबे लंबे लेख लिखे, बहस की और जनसत्ता ने इस बहस को एक मंच दिया
तो लगातार कोई 10-20 लेख आए होंगे, और 10-20 8-10 लेखक संपादकीय देशबंधु का मेरे को पढ़ने को मिला। नक्सली का मतलब ये होता है कि नक्सलवाड़ी से जो आरंभ हुआ था वो आंदोलन, जो आदिवासियों की आवाज़ उठाता है, पुलिस से मुठभेड़ होती है, और वो जो पुलिस की हरकतों से, क्रूरता से या गैर आदिवासियों के शोषण से आदिवासी ऋणग्रस्त होकर के, उनकी मार से, उनको पैसा देते देते जब थक जाता है तो दबाव में वो बंदूक उठा लेता है और नक्सलियों के बीच में चला जाता है, बदले की भावना से काम करता है। आज भी नक्सली इस तरह से काम कर रहे हैं। वो मान करके चलते हैं कि क्रांति बंदूक की गोली से आती है, और इस बात का विरोध हर पत्रकार, साहित्यकार करता है कि हिंसा से समाधान नहीं हो सकता। जब मध्य प्रदेश में, बस्तर में लगातार नक्सली पुलिसों की मुठभेड़ से पुलिस मारी जाती, कभी नक्सली मारे जाते हैं, और इसके बीच में आदिवासी मारे जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये रहा कि नक्सल पनपता रहा, और नक्सलवादी उन्मूलन को लेकर के पुलिस बजट लेती रही, सेना उतार दी गई, इसके बावजूद नक्सलवादी उन्मूलन नहीं हो सका। तो एकाएक, जैसा कि बस्तर में एक पात्र आता है, वो आदिवासी नेता है, खास पार्टी की विचारधारा उसकी रही है, उसके दिमाग में ये योजना आती है कि नक्सलवाद को उन्मूलन करने के लिए पुलिस और सेना ही नहीं, एक और बीच की कड़ी लाई जानी चाहिए, जिससे सलवा जुर्डुम कहते हैं, कि उन्हीं आदिवासी गांवों से उन युवाओं को बंदूक थमा दी जाए। और जिस तरह से शिक्षा में शिक्षक की कमी है, तो विद्या संबल योजना या संविदा कर्मी लगा करके शिक्षकों की पूर्ति की जाती है, उसी तरह से सेना पुलिस कम है, तो सलवा जुडूम नाम से एक युवाओं का एक सैनिक दस्ता खड़ा किया जाए, जिसको 1/4 मानदेय दे करके अग्निवीर की तरह कुछ ऐसा ही, कि जिसे 4 वर्ष में रिटायर कर दिया जाएगा। तो सलवा जुडूम वो है जिसे नौकरी नहीं दी जाती, लेकिन पुलिस की बंदूक थमा दी जाती है, और उससे पुलिस के साथ, आर्मी के साथ सहयोग के लिए उन गांवों में खड़ा कर दिया जाता है। हर गांव से सलवा जुडूम का एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। अब जब सलवा जुडूम जो काम करता है, वो उन्हीं के बीच में, उनको खबर लगती है कि कोई मुखबिर है, पुलिस को खबर लगती है कि नक्सलियों का मुखबिर है, या नक्सलियों को खबर लगती है कि पुलिस का मुखबिर है, तो आदिवासी दो पार्टों के बीच में पहले ही पिसरा होता है। अब सलवा जुडूम उन्हीं गांव में खड़ा कर दिया जाता है। इस योजना का निष्कर्ष निकल के आया कि आदिवासी, दोनों तरफ से आदिवासी पिस रहा है, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की नीति रही है, उसी तरह की नीति ये हुई कि पुलिस में भी आदिवासी होते हैं कुछ हद तक, लेकिन सलवा जुडूम तो पूरी तरह से आदिवासियों के बीच में से जो युवा है वही खड़े होंगे, और वो नस्लियों में भी आदिवासी होंगे, पुलिस में भी आदिवासी होंगे। लेकिन वो कार्यकर्ता, जैसा कि खुले गगन के लाल सितारे में बताया गया है, कि वो जैन छात्र जैन लड़की से प्रेम करता है, पढ़ता है, लेकिन जुनून था उस वक्त। 1084 की महाश्वेता देवी का एक लघु का उपन्यास है, उसमें भी नक्सली
और पुलिस की मुठभेड़ को जिस तरह से दिखाया गया है और युवाओं को महाविद्यालय से नक्सली बनते हुए जिस तरह से दिखाया गया है, बंगाल की कहानी है। 1084 की माँ पढ़ करके देखा जा सकता है, जिस पर फिल्म भी बनती है। तो सलवा जुडूम ये बात की ईजाद होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सलवा जुडूम खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कि ये समाधान नहीं। तो निष्कर्ष ये निकल के आता है, जिस तरह से मैं बता रहा था, कि आखिर जिस विषय को लेकर के 1084 की मां लिखी जाती है, विनोद कुमार पत्रकारिता करते करते शिबू सोरेन पर उपन्यास लिखते हैं। रेड जोन में शिबू सोरेन आता है और नक्सलवादी आते हैं। पत्रकारिता के बतौर वो उपन्यास लिखते हैं। बस्तर बस्तर में रमेश नाम का पात्र नक्सलवाद की रिपोर्टिंग करता है। अब मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि इन दोनों उपन्यास की कहानियों को सुन चुके हैं, वे एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, और ये दोनों तुलनात्मक इस अर्थ में है कि नक्सलवाद क्या है, क्या आदिवासी समस्याओं का समाधान है, और सलवा जुडूम जो इसी के लिए लाया गया, क्या आदिवासियों का समाधान है। सरकार पुलिस और सेना को उतारती है, क्या नक्सलवाद से मुक्त कर सकी है, और आदिवासी की समस्याओं का समाधान हुआ। तो इसमें एक बिंदु निकल के आता है कि बंदूक की गोली से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिस देश की आज़ादी को गरम दल नरम दल वालों ने लड़ा और बहुत बड़े पैमाने पर गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह के आधार पर लड़ करके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया, जो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंदूक चलाते रहे। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी हिंसक समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। ये गांधी का देश है। और इन उपन्यासों का निष्कर्ष भी शोधार्थी जब निकाल करके लाएंगे, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि अंततः मैं हर वीडियो के बाद एक बात कह रहा हूँ कि इन उपन्यासों का मकसद उन समस्याओं तक पहुंचना, आदिवासी संस्कृति तक पहुंचना, आदिवासी मूल्यों तक पहुंचना कि आदिवासी शांति से रहना चाहता है, आदिवासी लोकतांत्रिक तरीके से रहना चाहता है, कम से कम शासन में रहना चाहता है। जितना अधिक शासन होगा उतनी ही ज़्यादा अशांति होगी, और अशांति का सबब नस्लवाद क्यों पनपा, उसके पीछे ये उपन्यास भी उन समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक साफ सुथरा सुलझा हुआ रचना एक शोधार्थी इन रचनाओं से निकाल करके ला सकता है। आज सबसे ज़्यादा दलित साहित्य पर शोध किया जा रहा है, आदिवासी साहित्य पर शोध किया जा रहा है, लेकिन ये पहले ही सवाल उठ गया है कि PhDयाँ केवल डिग्रियां प्राप्त करने के लिए की जा रही है, समस्याओं के समाधान तक, उसके हल तक पहुंचने का मकसद उनका नहीं होता है। उनका मकसद होता है इधर उधर करके किसी तरह से PhD कर लेना। लेकिन जो गंभीर पाठक है, गंभीर शोधार्थी है और आदिवासी विषय पर ही काम करना चाहता है, तो उसे एक बार गहराई से सबसे पहले उपन्यास को पढ़ना चाहिए, फिर अब तक जितने शोध हुए उनसे गुजरना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब कोई शोधार्थी आता है तो पहला सवाल गाइड यही करता है कि आप इसी विषय पर क्यों काम करना चाहते हैं। तो कई शोधार्थी कह बैठते हैं कि सर आप ही बताइए, आप जिस पर कहेंगे उसी पर काम कर देंगे। अगर ऐसा कहता है तो इसका मतलब काम नहीं होगा, अभी उसकी लक्ष्य और दिशा सही नहीं है। लेकिन जो ये कह दे कि नहीं मुझे आदिवासी विषय पर ही काम करना है, तब फिर उसे खोजना होगा सबसे पहले कि अब तक कितने काम हुए, सरसरी निगाह से ये देखा जाए, और जितने काम हुए उनका मूल्यांकन होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैं अपने PhD के अनुभव और PhD कराने के अनुभव और इन लेखों और इन उपन्यासों को पढ़ने के बाद
लेख लिखने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि अब सबसे ज़्यादा जोर गाइडों को भी, शोधार्थियों को इस पर दिया जाना चाहिए कि अब तक जितना काम हुआ, एक चैप्टर पूरा मुकम्मल इस बात पर होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और उस आदिवासीगत समस्या को किस तरह से उठाया और आप उनसे अलग क्या करना चाहते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो संभवतया पीएचडी करने की, शोध करने की दिशा सही हो सकती है। या कुछ जो कहते हैं कि कोई नई चीज़ लाना बड़ी मेहनत के बाद एक वाक्य बनता है, एक शब्द बनता है, शोध किया हुआ, खोज करके लाया जाए, न केवल लेख पढ़ लिए और उन्हीं का उल्टा कर दिया, बल्कि उन लेखों को पढ़ते हुए मनन किया जाए, मंथन किया जाए और मनन मंथन करते हुए ही उपन्यास को पढ़ा जाए। अगर आप 10 उपन्यास लेकर के काम करते हैं तो शायद उतना नहीं होगा। मुझे लगता है कि 1, 2, 3, अधिकतम 5 उपन्यास से ज़्यादा उपन्यास नहीं होने चाहिए। एक उपन्यास पर भी पूरी पीएचडी संपन्न हो सकती है और अधिकतम 3 या 4 और अधिकतम खींच करके 5, उसमें भी केंद्र में 2 रहने चाहिए और फिर 2 का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, जिस तरह से हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि करीब करीब और भी 2-3 उपन्यास हो सकते हैं जो मेरे पढ़ने से रह गए, लेकिन मैं यहाँ 3 उपन्यासों को जिक्र बार बार कर रहा हूँ। खुले गगन के लाल सितारे, बस्तर बस्तर और रेड जोन जो और 1084 की माँ, ये 4 उपन्यास जो नक्सलवाद को लेकर के बात करता है और हिंसा यहाँ बराबर है, व्यवस्थागत हिंसा और व्यवस्था के विरोध में की जा रही हिंसा। तीसरी वो जो व्यवस्थागत सर्वा जुर्म के बतौर तैयार होती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट रोक देता है। अंततः आदिवासी मारे जाते हैं। आदिवासी 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है। तो मेरा निष्कर्ष ये निकल के आता है। अब बात ये कहते हैं कि नक्सलवादी यानी माओवादी की क्रांति बंदूक की गोली से आती है, एक विचारधारा है। उसको दबाने के लिए पुलिस और सेना उतरती है, वो भी बंदूक लेके उतरती है। बीच में आदिवासी गांव में बसे हुए हैं, पहाड़ पर, जंगल में, नदियों के किनारे। इनकी दोनों की गोलियों का शिकार वो निहत्था जो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए हंसियां और कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने जाता है और लकड़ी काट करके रात का चूल्हा जलाता है, जिसे जंगल के कर्मचारी उसकी कुल्हाड़ियाँ से छीन लेते हैं। वो क्या खा कर के नक्सली बनेगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे बंगाल के, कलकत्ता के 1084 की माँ यहीं से सवाल उठाती है और रेड जोन में भी ये बात आएगी। खुले गगन के सितारे चूँकि बंगाल में रही है मधुकाकरिया, सो वही महाविद्यालय के छात्र नक्सली बनते हैं। महाविद्यालय के पढ़े लिखे छात्र एक जुनून की तरह कि क्रांति बंधु की गोली से आएगी। अब हल क्या है? बस्तर में उससे भी आगे बढ़ जाता है कि नक्सली यहाँ भी है, पुलिस और सेना उतरी हुई है, लेकिन सलवा जुडूम और आ जाता है। तो 3 स्तर पर आदिवासी पिसते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि हिंसा से हिंसा को नहीं रोका जाता है। गांधी जी बहुत बड़े प्रतीक है इस देश के, जो देश के आंदोलन को दिशा बदल देते हैं। सत्याग्रह और अहिंसा, व्रत उपवास करके अपने आप को पश्चाताप में डुबो करके, व्रत रख करके, भूख हड़ताल करके, तुम डंडे भी मारो, बंदूक भी चलाओ, तो भी वो हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ भी निष्कर्ष निकल के आता है कि संवाद ही हल है। और बस्तर का पत्रकार यही करने जा रहा था।
इसलिए इस उपन्यास को मैं महत्व दूंगा। मुझे हो सकता है कि दूसरी बार खुले गगन के लाल सितारे इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, रेड जोन को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, 1084 की माँ को इस अंदाज में पढ़ना पड़ेगा, और बस्तर बस्तर में ये बात आती है। तो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, और इस विषय पर मैं बाद में आ रहा हूँ, लेकिन इस बात को मैं अगर वक्त मिला तो फिर से उठाऊँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि तीनों चारों उपन्यासों को पढ़ना। लेकिन फिर भी मैं उन शोधार्थियों को पर यह बात छोड़ता हूँ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया कि इस अर्थ में काम होना चाहिए कि संवाद ही किसी समस्या का हल हो सकता है। तो बस्तर बस्तर का वो पत्रकार जो आदिवासी, मुरिया आदिवासी, किसी तरह से पढ़ लिखने के लिए वो लड़की भी स्कूल में भर्ती होती है, और रघु शिक्षक की नौकरी के लिए परीक्षा दे चुका है और शहर में रह रहा है। एक कमरे में दूसरे उसका साथी पत्रकार रह रहा है। खबर मिलती है कि जो स्कूल में जाने वाली थी उसको अगवा कर लिया जाता है, वो लापता है, उसका रेप किया जाता है। रेप भी किसके द्वारा? सेना के द्वारा। उसमें करना क्या था, करना क्या पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से रघु ठीक टीचर बन रहा है, टीचर का बुलावा आ चुका है, और वो गाड़ी लेकर के गुजर रहा है कि नक्सलियों ने अगवा कर लिया। पत्रकार इस खबर को छापना चाहता है, बावजूद इसके कि अखबार का मालिक नहीं छापता, और आजकल इस विषय पर कोई अखबार कुछ नहीं छाप रहा। बस्तर बस्तर इस अर्थ में बस्तर बस्तर के लेखक को सलाम करेंगे कि उसका पत्रकार अब नक्सलियों तक पहुंचना चाहता है, उस इरमा से मिलना चाहता है, उस रघु को बताना चाहता है कि तेरे प्रेमिका कहाँ है, और इसी बहाने नक्सलियों से मिलकर के उनसे संवाद करना चाहता है। उस पर एक लेख लिखेगा और अखबार में जाएगा। उनकी बात व्यवस्था तक पहुंचनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर आप समाधान करना चाहते हैं तो जहाँ समस्या है, समस्या क्या है, वो समस्या भी बाहर आनी चाहिए। अब यही सूरत बनती है। वो पत्रकार वहाँ पहुँच चुका है, खबर ले चुका है, उनसे इंटरव्यू ले चुका है, वो खबर छपेगी, लेकिन पुलिस वालों को पता चलता है कि कोई गया है अंदर और बाहर आने वाला है। मुखबिर सब तरफ होते हैं। पत्रकार को गोलियों से छलनी कर दिया जाता पुलिस के द्वारा, और घोषणा कर दी जाती है कि हमने एक बड़े नक्सली को मार दिया। उसके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है और पत्रकार को नक्सली घोषित करके अखबार में खबर छपती है। या सूरत थी संवाद का पुल बनाने की, वो पुल ही तोड़ दिया जाता व्यवस्था के द्वारा। तो इस तरह से कौन सोचेगा, किस तरह से सोचा जाएगा? जब तक आप हिंसा को हिंसा के बल पर रोकेंगे, नहीं रोक सकते। गाजा पट्टी में क्या हो रहा है? इसराइल फिलिस्तीन गाजा पट्टी में लगातार 7 दिन में समाधान करने वाले थे। यूक्रेन और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वो 7 दिन में लगभग लगातार की सफाया कर देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन आज 1 साल पूरा गुजर गया। इधर इजराइल में महीनों गुजर गए। नक्सली तब से अब तक है, शोषण जारी है आदिवासियों का, और शोषण से तंग आकर के वो बंदूक उठा ले रहे हैं, और इधर पुलिस और सेना बंदूक ताने खड़े हैं। इसके बीच में आदिवासी पिस रहा है। तो इसलिए कि संवाद का सेतु भी नहीं बनाया जा रहा। और ये सूरत रेड जोन में कितनी निकली, खुले गगन के लाल सितारे में कितनी है, 1084 की माँ में कितनी है, लेकिन बस्तर बस्तर में सूरत बन रही थी कि बाहर आ रही थी खबर, उस खबर को भी नक्सली घोषित करके खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक उपन्यास, इन उपन्यासकारों से गुजारिश है कि इस बिंदु को लेकर के
विनोद कुमार हो, मधु काकरिया हो, लोक बाबू हो, माँ सीता देवी अब रही नहीं। ये इस सूरत पर ही उपन्यास विकसित करे, इस धरातल पर, इस विषय वस्तु पर, कि संवाद ही हल है इस मूल समस्या का। सलवाजुडून नहीं या अग्निवीर नहीं, आदिवासी है और आदिवासी क्षेत्र में नक्सली है। नक्सली क्यों है? जिनके बीच में संवाद बार बार बनना चाहिए, गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए। अंग्रेजों और भारत, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे, अंबेडकर पहुंचे, अंबेडकर और गांधी के बीच में वहीं गोलमेज सम्मेलन में वो बहस हुई जिसमें गांधी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रतिनिधि हूँ और देश का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उन अछूतों का भी प्रतिनिधि हूँ। तब अंबेडकर ने उस गोलमेज सम्मेलन में, जो राजनीतिक सम्मेलन था, वहाँ सवाल उठाया था कि नहीं, उंगली जो अंबेडकर की है वो गांधी जी पर थी, कि बोला कि मैं उस अछूत समाज से हूँ और उनका प्रतिनिधि हूँ, इसलिए अछूत समाज का प्रतिनिधि अंबेडकर ही हो सकता है, कोई भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गांधी और अंबेडकर के बीच में गोलमेज सम्मेलन जो थर्ड पार्टी में हुआ था, इसी तरह से नक्सली और आदिवासी, पुलिस, लोकतंत्र ये, इसलिए संवाद के बिना हल नहीं हो सकता। गोलमेज सम्मेलन जब होगा तब होगा, जब भी होगा संवाददार यहीं से निकलेगा। तो मैं गुजारिश और निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके मधु काकरिया जी और लोक बाबू, विनोद कुमार जी, इस सूरत से जो बात यकायक आ गई, बात कर रहा था खुले गगन के लाल सितारे और बस्तर बस्तर पर, मैंने कुछ नोट्स लिए थे, उसके बाद की थी, लेकिन जो यकायक ख्याल आता है, ख्याल ये है कि संवाद के बिना किसी समस्या का समाधान नहीं, बंदूक की गोली से समाधान नहीं। क्रांति बंदूक की गोली से नहीं आई भी तो बांग्लादेश में आप उलट फेर देख रहे हैं, पुलिस लापता है, पुलिस हड़ताल पर है, लोग मारे जा रहे हैं। हिंसा का समाधान नहीं कर सकती। हम बांग्लादेश की हाल ही में घटना घटी, यूक्रेन रूस का हमला इजराइल और गाजा पट्टी में चल रहा, और हाल ही में बांग्लादेश में हुआ, और देश में लगातार नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों में क्यों है? इस संवाद का पुल बनना चाहिए। साथियों, सलाम, जय हिंद। मुझे लगता है ये वीडियो अगर आप टिप्पणी करेंगे तो दूर तक जाएगा, और ये एक